हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लौट आइए दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बात याद रखना दोस्तों, अब की बार जो आपकी तैयारी चल रही है, ये ना सिर्फ दोस्तों एक एग्जाम की तैयारी है, बल्कि दोस्तों एक भरोसे और एक विश्वास की तैयारी है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस माँ के द्वारा दोस्तों देखे हुए सपने को पूरा करने की तैयारी है। और इस सपने को पूरा करने की दोस्तों जो जिम्मेदारी है वो किसकी है दोस्तों? वो हमारी और आप हम सब की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को दोस्तों हमें निभाना भी है। तो चलिएगा दोस्तों, इसी जिम्मेदारी को दोस्तों निभाने के लिए और सपने को दोस्तों साकार करने के लिए हम आपके लिए दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक शानदार सेशन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वो 5 ट्रेंडिंग प्रश्न होंगे, जिसको दोस्तों मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। और दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हुए आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों हर रोज की तरह आज भी आपको लिए दोस्तों क्या है, मोटिवेशन की वो 2 लाइनें हैं। जरा गौर से पढ़िएगा इन लाइनों को कि दोस्तों हार कभी मत मानना, क्योंकि आपकी माँ दोस्तों जो है ना आपके जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। और इस बात को दोस्तों अपने दिल में संजो के रखना, क्योंकि दोस्तों इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पूरा भी करना है। तो चलिए दोस्तों इसी को पूरा करने के लिए हम आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आए हैं। और इस शानदार सेशन में अब एंट्री करते हैं। देखिएगा दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला खुल चुकी है। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन की IEEE के अनुसार किसी निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए सिरोपरी लाइन में कोई चालक सड़क के पार अथवा उसके किसी अंश के लिए कितने मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से कम पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन 4 है दोस्तों, आपको इसी में से सिलेक्ट करना होगा और 1 नंबर जो है दोस्तों अपने अकाउंट में ऐड करना होगा। मैं आपको दोस्तों एक तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर के जरिए दोस्तों मैं आपको अपना जो कंटेंट तैयार करके लाया हूं उसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, यह है दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर वितरण लाइन की दोस्तों एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पोल है। ये क्या है दोस्तों? ये एक पोल है। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल किसकी बनाई जाती है ना? तो आरसीसी का पोल बनाया जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों आपको क्या करना है, नोट कर लेना है कि पोल किसके बने होते हैं, आरसीसी के। आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है तो नोट करना दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है रेनफोर्स्ड, क्या दोस्तों, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये दोस्तों इसका क्या नाम है, ये इसका पूरा नाम होता है। अगला देखिए क्या है कि ये जो आपको आरसीसी की पोल नजर आ रही है, इसमें देखिए दोस्तों कॉपर वायर की भी लाइन गई है, सर्विस वायर की भी दोस्तों एक केबल गई है सर्विस वायर की, और सेल्फ सस्टेन केबल लाइन भी गई है। यानी कि आपको दोस्तों क्या इसमें बताना है कि जो आपकी निम्न और मध्यम वोल्टेज वाली लाइन है, इसमें दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। यानी कि दोस्तों जो आपकी ये केबल लाइन है, यहां से लेकर के दोस्तों, और ये जो आपकी सड़क दिख रही है नीचे है ना, ये जो आपकी सड़क दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक की दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक का जो अंतर है, यानी कि दोस्तों क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, ये कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखना दोस्तों, निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? 18 फीट होना चाहिए। कितना दोस्तों? 18 फीट। लेकिन सारे ऑप्शन दोस्तों आपके मीटर में है, तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है दोस्तों। 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है? तो 1 मीटर बराबर दोस्तों होती है 3.28 फीट। कितना दोस्तों? 3.28 फीट। इसको जब आप दोस्तों कन्वर्ट करेंगे, आप देखिए 3.28 को जब आप दोस्तों 5.486 से आप गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आती है 17.99
फुट। कितना दोस्तों 17.99 फीट, यानी कि दोस्तों ये लगभग कितना है 18 फीट के करीब है। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि कितना हो गया दोस्तों ऑप्शन दोस्तों जो सी में करेक्ट आंसर दिया है वही आपका सही आंसर होगा, यानी कि 18 फीट इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि निम्न और मध्यम वोल्टेज में उस वोल्टेज का मान बताइए जो निम्न और मध्यम वोल्टेज की श्रेणी में दोस्तों उसको रखा गया है, तो आप दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखना कि निम्न वोल्टेज का मान कितना होता है। लिखना दोस्तों निम्न वोल्टेज को हम 250 वोल्टेज को हम निम्न वोल्टेज के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर दोस्तों मध्यम वोल्टेज में कौन सी वोल्टेज आती है, तो मध्यम में दोस्तों 650 वोल्ट जो होती है वो मध्यम वितरण लाइन की वोल्टेज की बात हो रही है। ये ध्यान रखना दोस्तों, किस लाइन की, वितरण लाइन की। और याद रखना दोस्तों जो आपकी ये दोस्तों 250 और 650 वोल्ट की जब भी आप पावर को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस समय ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा 18 फीट ग्राउंड क्लियरेंस होगा। और मीटर में कितना होगा दोस्तों, तो मीटर में कितना होगा 5.486 मीटर, ये इतना मीटर में होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस नियम में कहा गया है कि इतना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, ये पॉइंट भी जानना दोस्तों आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि इस क्वेश्चन का आंसर जानना। तो दोस्तों लिखना ये नियम कहा गया है दोस्तों किसमें, ये नियम है दोस्तों 70 में भी कही गई है और दोस्तों 77 में भी कही गई है। और दोस्तों ये किस अधिनियम में कहा गया है, तो नोट करना दोस्तों ये अधिनियम 1856 में कही गई है। कब दोस्तों 1856 अधिनियम, और नियम दोस्तों 70 और 77 दोनों नियम में कही गई है। अब बताइए दोस्तों निम्न और मध्यम वोल्टेज की तो पॉइंट आपके सामने आ गई। अब बताइए कि जो आपकी उच्च वोल्टेज है, यानी दोस्तों जो आपकी उच्च वोल्टेज है उसका कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। तो लिखना दोस्तों उच्च वोल्टेज के लिए जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 20 फुट होना चाहिए। कितना दोस्तों 20 फुट होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि उच्च वोल्टेज वाली जो आपकी वितरण लाइन है उस लाइन में दोस्तों वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए, तो नोट करना दोस्तों इसमें वोल्टेज का मान होता है दोस्तों 33 केवी तक के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, उच्च वोल्टेज की वितरण लाइन कहते हैं। कितना दोस्तों उच्च वोल्टेज की जो वितरण लाइन होती है इसी को हम कहते हैं दोस्तों 33 किलोवोल्ट के अंतर्गत जिसको रखा गया है। तो देखिएगा ये सारा डेटा दोस्तों अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और तब तक आपको इसको नहीं भूलना है जब तक कि दोस्तों आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसके साथ में मैं आपको दोस्तों रिवर्स ले चलता हूं, देखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन को क्या है इसमें कि IEEE, सबसे पहली बात दोस्तों जो आपकी IEEE है ना, इसका पूरा नाम दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका क्या आंसर देंगे, तो लिखिएगा दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ, नोट करना दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, क्या होता है इंजीनियरिंग, ये होता है दोस्तों इसका पूरा नाम, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये IEEE का पूरा नाम है। और IEEE के अनुसार दोस्तों निम्न तथा मध्यम वोल्टेज का आपको ग्राउंड क्लियरेंस बताना है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, यानी कि 5.486 मीटर। और जब इसको दोस्तों आप फीट में बदलेंगे तो कितना आएगा, लगभग दोस्तों ये आता है 18 फीट के करीब आती है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ में देखिए मैं आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कि यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि इनमें से कौन सी है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको पहचानना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आंसर उसमें से कोई भी सही नहीं होता है, फिर भी दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों
सिलेक्ट करना होगा करेक्ट आंसर को और अपने हवाले करना होगा एक नंबर को। देखिएगा क्या क्वेश्चन की यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि इनमें से कौन सी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ना ही ये फील्ड शॉर्ट कंट्रोल विधि है, ना ही वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि है और ना ही उपरोक्त सभी वाली है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर दोस्तों आपके अंदर एक जानने की जिज्ञासा होगी कि जो यूनिवर्सल मोटर है, इस मोटर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं इसकी स्पीड को। तो लिखना दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि दोस्तों हम फील्ड रेजिस्टेंस मेथड का प्रयोग करके, है ना, फील्ड दोस्तों फील्ड प्रतिरोध विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर दोस्तों फील्ड टैपिंग विधि, एक क्या होती है दोस्तों, फील्ड टैपिंग विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर दोस्तों CFS कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, क्या दोस्तों, CFS कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा भी हम इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीन दोस्तों क्या है, ये तीन वो कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये मोटर किस किस सप्लाई से चल सकती है। तो नोट करना मेरे भाई कि जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, कौन सी मोटर, जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, ये दोस्तों AC पावर, कौन सी, AC पावर और दोस्तों साथ में DC पावर, दोनों प्रकार की सप्लाई को दोस्तों इसको ऑन कर सकते हैं। ये दोस्तों आराम से काम कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों इस बात का कि जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है, अगर AC सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया है तो इसके डिजाइनिंग में आपको क्या करना होगा दोस्तों, मॉडिफाइड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, इसकी जो डिजाइनिंग है, नोट करना दोस्तों, जो इसकी डिजाइनिंग है, इसके डिजाइनिंग में क्या करना होगा, तो नोट करना, मॉडिफाइड करना होगा, है ना। बिना मॉडिफाइड किए दोस्तों आप इसको अलग सप्लाई देकर ऑन नहीं कर सकते। मॉडिफाइड करके आप दोस्तों इसको AC में भी चला सकते हैं और साथ में क्या DC में भी चला सकते हैं। इतना दोस्तों शानदार ये मोटर है और अकेला मात्र ऐसा मोटर है जो कि दोस्तों 40,000 RPM पे भी चल सकती है। कितना दोस्तों, 40,000 RPM पे भी दोस्तों ये क्या कर सकती है, ये घूर्णन कर सकती है। इसीलिए हमेशा दोस्तों कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घरों में दोस्तों अभी भी और आज भी दोस्तों आपके घरों में जो मिक्सी ग्राइंडर है दोस्तों, जो चटनी और मसाले पीसने के लिए काम आती है, उसमें दोस्तों जो मोटर लगी हुई है उसमें क्या है, उसमें यूनिवर्सल मोटर है। और दूसरी बात दोस्तों, किस विधि का प्रयोग करके हम वहां पे स्पीड को कंट्रोल करते हैं, इस बात को भी जान लीजिए दोस्तों। तो फील्ड टैपिंग विधि का प्रयोग करते हैं आप अपने घर में दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो वो पॉइंट दोस्तों आपको भी याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। देखिएगा सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स किस प्रकार से सहायता करती है। याद करिए दोस्तों, ये क्वेश्चन MPTO का पूछा गया प्रश्न है और DRDO का भी पूछा गया प्रश्न है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के दोस्तों ऑप्शन इसको सॉल्व करिए। आप बिल्कुल 5 स्टार लगाइए दोस्तों, फिर आपको सॉल्व करना है कि सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स किस प्रकार से सहायता करती है। क्या वो शाइनिंग बनाने में या रवेदार बनाने में, ऑक्सीकरण से या फिर पिघलाने से। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमें पूरी तरह से दोस्तों संतुष्ट कर चुका है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। किससे दोस्तों, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। सुनना दोस्तों, क्या होता है जब आप किसी दोस्तों दो मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं, तो जब दो मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं, जिस मटेरियल को ज्वाइंट करना होता है उसको क्या करते हैं, आप हीट करते हैं। तो हीट करने के प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो आंतरिक ऑक्सीजन है वो दोस्तों क्या करता है, एक ऑक्साइड की परत बना लेती है और उस परत के जम जाने से क्या होता है दोस्तों, आपकी जो प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है। और हमें प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग बनाने के लिए, यानी कि सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्लक्स जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों यहां से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लक्स किस प्रकार का मटेरियल है। तो आप लिखना दोस्तों, जो आपकी फ्लक्स है ये किस प्रकार की मटेरियल है। तो लिखिएगा दोस्तों, फ्लक्स आपकी रासायनिक मटेरियल है। कौन सा दोस्तों, ये रासायनिक
पदार्थ है। कौन सी पदार्थ है दोस्तों? ये रासायनिक पदार्थ होती है आपकी फ्लक्स। अब बताइए दोस्तों, फ्लक्स और क्या कार्य कर सकता है? तो जो आपकी फ्लक्स है दोस्तों, नोट करना, ये जो फ्लक्स है ना, ये दोस्तों डीऑक्सीडाइजिंग, नोट करना दोस्तों, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। किसका दोस्तों? डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य है। ये कौन करता है? ये फ्लक्स करता है। यानी कि फ्लक्स का कार्य दोस्तों क्या है? ऑक्सीकरण से रोकना और डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रोकना। यही दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब दोस्तों देखिए, यहां से और कौन कौन से प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको हर एंगल से तैयार होना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जामिनर है उसके अनुसार हमें तैयारी करना है। उसके अनुसार दोस्तों जब आप तैयारी करेंगे तो अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या करेंगे? आप सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिएगा यहां से और क्या वो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो नोट कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शीशा और शीशा से बनी कोई मटेरियल है, उसको आपको ज्वाइंट करना है, तो किस प्रकार के फ्लक्स का यूज करेंगे? तो लिखिएगा दोस्तों, चर्बी फ्लक्स का। किसका दोस्तों? चर्बी फ्लक्स का प्रयोग आप कहां पे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो यूज है ये शीशा से बनी, नोट कीजिएगा दोस्तों, शीशा से बनी पदार्थ को ज्वाइंट करने के लिए, पदार्थ को क्या करने के लिए दोस्तों? ज्वाइंट करने के लिए, ज्वाइंट करने हेतु दोस्तों आप चर्बी फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। इस चीज को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो HCl है ना, जो HCl फ्लक्स है, इस फ्लक्स का प्रयोग आप कहां पे करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, जो आपकी क्या है? GI की पाइप है। क्या दोस्तों? GI की पाइप या फिर दोस्तों पतली चादर है, इनको जब आप क्या करेंगे? सोल्डरिंग करेंगे, तो दोस्तों HCl फ्लक्स का यूज करेंगे। फिर दोस्तों एक काफी ट्रेंडिंग यहां से क्वेश्चन बनता है कि आयर नंबर 7, क्या दोस्तों? नोट करना, आयर नंबर दोस्तों 7 फ्लक्स का यूज कहां करेंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, एल्यूमिनियम है ना, क्या दोस्तों? एल्यूमिनियम की चादर को जोड़ने के लिए, एल्यूमिनियम की चादर को जोड़ने के लिए हम आयर नंबर 7 जैसे फ्लक्स का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपके सामने इसको रख दिया। अब दोस्तों इसको आपको याद करना है, और याद करके दोस्तों कब तक याद करना है? अपने दिमाग में कब तक इसको सेट करके रखना है? जब तक कि दोस्तों आपका इम्तिहान की घड़ी ना आ जाए। और उसी इम्तिहान में दोस्तों क्या करना है? जो भी आप पढ़े होंगे, जो भी दोस्तों आप अपने माइंड में सेट करके रखे होंगे, उन सभी को दोस्तों आपको क्या करना है? निकाल करके दोस्तों रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, आयरन नंबर 7 एल्यूमिनियम की चादर को जोड़ती है, चर्बी फ्लक्स शीशा से बनी पदार्थ को जोड़ती है, HCl फ्लक्स GI तथा पाइप से बने पदार्थ को जोड़ती है। यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? ऑक्सीकरण से इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बाहरी डैमेज और खरोच से बचाव के लिए केबल में किसकी परत लगाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, केबल से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप चाहे DRDO के एग्जाम में बैठिए, चाहे UPPCL के एग्जाम में बैठिए, यूपी आर्मिनल के एग्जाम में बैठिए, यानी कि जितने भी दोस्तों पॉपुलर आपके क्या है, पॉपुलर दोस्तों एग्जाम है ना, उनमें जब आप बैठेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों से आपका दोस्तों आमना सामना जरूर होगा। तो देखिएगा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर से आप रूबरू होइए। देखिए, इसके हर पॉइंट को मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा पॉइंट है, यानी कि कौन सा लेयर है जो क्या काम करती है। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, ये क्या है? तो ये एक कंडक्टर है। ये क्या है दोस्तों? ये एक कंडक्टर है। देखिए, अब कंडक्टर को हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए देखिए कितने सारे लेयर लगे हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4। इसमें तो दोस्तों 4 ही है, बाकी और अलग केबल जब मैं आपके सामने लाऊंगा तो उसमें कई सारे लेयर होंगे। वो सब लेयर क्या कर रहे हैं दोस्तों? इस कंडक्टर को सेफ्टी दे रहे हैं, इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं? सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, ये वाली जो आपकी भाग है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? आर्मरिंग। ये क्या है? आर्मरिंग। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आर्मरिंग किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो ये दोस्तों स्टील की बनाई जाती है। किसकी दोस्तों? ये स्टील की बनाई जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, जिस भी केबल में आर्मर्ड होगा वो केबल कैसा होगा दोस्तों? वो केबल बहुत कठोर होगा। नोट करना दोस्तों, ये कैसा केबल होगा? ये बहुत दोस्तों कठोर केबल होगा। और इस केबल में क्या होगी? मजबूती अधिक होगी। नोट करना दोस्तों, इसमें क्या होगी? और मजबूती अधिक होगी।
यानी कि दोस्तों ये हार्ड केबल होगी और आर्मर्ड केबल जो होती है वो आर्मरिंग इसकी स्टील की बनाई जाती है। फिर दोस्तों यहां से एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि ये वाली जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, तो ये नोट करना दोस्तों, ये इंसुलेशन की लेयर है। किसकी दोस्तों, ये इंसुलेशन की लेयर है। अगर मैं आपसे ये कह दूं दोस्तों कि जो आपकी इंसुलेशन है ये किसी केबल में कौन सा रोल प्ले करता है, कौन सा रोल निभाता है, तो आप नोट करना दोस्तों अपने नोटबुक में। अपना हथियार दोस्तों अपने पास ही रखना, कभी भी दोस्तों इसको क्लास लेते समय इसको अपने से दूर मत होने देना, है ना। तो लिखना दोस्तों इसी हथियार से लिखना कि जो आपका इंसुलेशन है किसी केबल में ये कौन सा रोल प्ले करता है। तो लिखना दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि देखिए दोस्तों जो आपका इंसुलेशन है ना ये क्या करता है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में देखिए कितने सारे अंग हैं, इन सभी अंगों को दोस्तों ढकने के लिए क्या बना है हमारे दोस्तों, हम क्या पहने हुए, एक कपड़ा पहने हुए हैं। यानी कि ये कपड़ा क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे पूरे बॉडी को सुरक्षित रूप से ढक रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों जो इंसुलेशन है ये पूरे कंडक्टर के अंदर जितने लेयर है और कंडक्टर है इन सबको क्या कर रहा है, इन सबको दोस्तों कवर कर रहा है। तो लिखना दोस्तों यहाँ पे केबल को कवर करने हेतु, केबल को क्या करने दोस्तों कवर करने हेतु सबसे पहला इसका उद्देश्य है। फिर लिखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका इंसुलेशन है ये किसी केबल के कोर को डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट से बचाता है। नोट करना दोस्तों जो आपकी केबल का कोर है, क्या दोस्तों, जो आपकी केबल का कोर है इसको क्या करता है ये दोस्तों डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट से, है ना, अर्थ के दोस्तों कांटेक्ट से बचाता है, अर्थ के कांटेक्ट से क्या करता है ये बचाता है। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है किसकी, इंसुलेशन की। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा जो तीसरी बात है दोस्तों कि जो आपकी इंसुलेशन है ये और क्या काम करती है, तो ये इंसुलेशन है दोस्तों ये क्या करती है, नोट करना यहाँ पे दोस्तों अम्ल और एसिड से सुरक्षा करती है। क्या दोस्तों, अम्ल एवं जो आपकी एसिड होती है ना, एसिड से दोस्तों क्या करती है ये सुरक्षा प्रदान करती है ना, सुरक्षा प्रदान करती है एक केबल को। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4 को कि दोस्तों ये अग्नि से सुरक्षा करती है। किससे दोस्तों, अग्नि से सुरक्षा प्रदान करती है। ये किसका काम है, ये दोस्तों काम है आपके इंसुलेशन का। और एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बात लिखिए दोस्तों कि जो आपकी दोस्तों अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा जो आप एक केबल का इस्तेमाल करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो एक केबल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उसका इंसुलेशन। अगर दोस्तों इंसुलेशन नहीं लगा तो इम्पॉसिबल है दोस्तों अंडरग्राउंड सिस्टम द्वारा पावर को ट्रांसमिट करना। तो फिर केबल क्या करता है, केबल में वहां पे क्या काम करता है दोस्तों, इंसुलेशन। यानी कि दोस्तों इंसुलेशन वहां क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। यानी कि एक दोस्तों केबल के सबसे ऊपरी वाली लेयर में जब तक आप इंसुलेशन नहीं लगाएंगे तब तक आपकी पावर ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो ये भी दोस्तों पांचवा पॉइंट भी इसको अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों एक इंसुलेशन की प्रॉपर दोस्तों ये कौन कौन सा रोल प्ले करता है, वो सारा रोल दोस्तों मैंने आपके सामने निभा दिया। अब आप दोस्तों इसको अपने अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 निकल के आता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्रीक्वेंसी पैरामीटर में वृद्धि करने पर इंडक्टेंस में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। बिल्कुल दोस्तों आसान कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस क्वेश्चन को। बस आपको क्या करना है, आपको देखते रहना है। देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है दोस्तों, इसको वृद्धि करने पर जो इंडक्टेंस के मान में है दोस्तों ये कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा। आपको सब पता होगा दोस्तों कि जो क्या होता है दोस्तों, एक्सल होती है ना, ये दोस्तों एक्सल बराबर क्या होता है 2πfl। क्या होता है दोस्तों 2πfl। अब देखिए ये जो आपकी दोस्तों क्या है, ये जो आपका एक्सल है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो एल है, जो एक्सल और एल है, ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं दोस्तों ये कहां पर पाए जाते हैं, ये एक क्वाइल में पाए जाते हैं। कहां पर दोस्तों, एक क्वाइल में। इसी में क्या होगा दोस्तों, एक्सल भी होगी और इसी में क्या होगा, एल भी होगी। अब देखना यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 2πf, ये क्या चीज है, तो नोट करना दोस्तों ये ओमेगा है। ये क्या है,
2 पाई एफ जो है ये क्या है दोस्तों, ये है ओमेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ओमेगा किसको कहते हैं, तो जो आपकी ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नोट करना इस चीज को, ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और दोस्तों जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये आती कहां से है, ओमेगा आती कहां से है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी इंजन दोस्तों पावर को जनरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो 360 डिग्री घूम रहा है। यानी कि हर पल हर सेकेंड दोस्तों वो अलग अलग एंगल पे उसका रोटर घूम रहा है। और वही एंगल दोस्तों क्या है, आपका ओमेगा है, जो कि 2 पाई एफ होता है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है। नोट करना दोस्तों, जो आपकी ओमेगा है ना, ये ओमेगा क्या है दोस्तों, ये एक स्केलर राशि है। नोट करना इस चीज को, ये एक स्केलर राशि होती है ना। ओमेगा एक स्केलर राशि है और इसका मान क्या होता है दोस्तों, नोट करना, ओमेगा का मान होता है दोस्तों 314। कितना दोस्तों, 314। लेकिन ध्यान रखना किस कंडीशन में, जब दोस्तों एफ का मान 50 हर्ट्ज हो। कब दोस्तों, जब एफ का मान 50 हर्ट्ज हो उस समय ओमेगा का मान दोस्तों 314 होता है। और ओमेगा एक स्केलर राशि है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सुनना दोस्तों, यहां से हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, आप देखिएगा जो आपकी एक्शन है ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी के क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। यानी कि आप दोस्तों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो एक्सल भी घटेगी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा कि इस पैरामीटर को बढ़ाने से जो आपका दोस्तों इंडक्टेंस वाला पैरामीटर्स है ये भी क्या होगा दोस्तों, इसमें भी बढ़ोतरी होगी, इसमें भी वृद्धि होगी। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धि। इंडक्टेंस के मान में क्या होगा दोस्तों, इंडक्टेंस के मान में वृद्धि होगी। तो देखिएगा वो 5 ट्रेंडिंग प्रश्न दोस्तों समाप्त हो चुके। अब दोस्तों आपकी बारी आई है कि इस क्लास को प्यार दें, इस क्लास को स्नेह दें और दोस्तों हमें क्या करें, हमें दोस्तों और मोटिवेट करें इस क्लास को शेयर करके, ताकि दोस्तों हम एक नए नए अंदाज में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ सके और दोस्तों नए नए कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको क्वेश्चन को प्रस्तुत कर सके। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस क्लास को शेयर करना होगा। इस क्लास में दोस्तों जो बताया गया कंटेंट है अगर आपके दिल को टच कर रहा होगा दोस्तों, दिल को टच किया होगा दोस्तों अगर ये कंटेंट मेरा, तो आपको क्या करना होगा, बस दोस्तों इस क्लास को लाइक करना होगा और लाइक करके हमें मोटिवेट करना होगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, हमारे इस परिवार में दोस्तों आप पहली बार आए हैं, आपका पहला आगमन है, तो दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोबारा लौट कर आइए दोस्तों, हर सुबह 7 बजे हम आपके लिए नए कंटेंट, नए अंदाज में दोस्तों और नए नए क्वेश्चनों का दोस्तों सीरीज लेकर आपके लिए आते हैं। तो आइएगा दोस्तों जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, मेहनत में किसी प्रकार की कोई दोस्तों कमी नहीं होने देंगे अब की बार, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना कि मुस्कुराकर हर चुनौती स्वीकार करेंगे, मुश्किल राहों पर चलकर भी मंजिल पार करेंगे। दोस्तों चुनौतियां चाहे जितने भी मुश्किल हो, बस मुस्कुराकर उसको स्वीकार करेंगे। और फिर क्या करना है दोस्तों, हमें इस बात को भूलना नहीं है कि हमें दोस्तों तैयारी किसकी चल रही है, हमारी तैयारी दोस्तों एक भरोसे की चल रही है, एक विश्वास की चल रही है, उस माँ के विश्वास की तैयारी चल रही है जिसे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पूरा करना है। चाहे दोस्तों हमारे रास्ते पे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन उन रुकावटों से भी दोस्तों हमें लड़ करके अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। तो कल दोस्तों आप फिर से लौट कर आइए इस संघर्ष की दुनिया में, और स्वागत रहेगा और मैं इंतजार करूंगा दोस्तों आप सभी का। तो आना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लौट के आपको जरूर आना है। तो चलिए कल सुबह दोस्तों फिर से आते हैं, खूब प्यार लुटाइएगा इस क्लास को, खूब स्नेह दीजिएगा हमें। और दोस्तों हमें कल सुबह आने के लिए फिर से आप प्रेरित कीजिएगा, और हम वादा करते हैं आपसे हम लौट कर जरूर आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।